हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पथ के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के खोजकर्ता तीन वैज्ञानिक हैं, एमडेन, मेयरहाफ और पारनास। इसीलिए इसको ईएमपी पथ भी कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम श्वसन के रासायनिक समीकरण को देखते हैं। तो देखिए, श्वसन में भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होता है 38 एटीपी यदि ऑक्सीशोषण है तब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, लेकिन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कुल 4 चरणों में होता है। पहला चरण है ग्लाइकोलिसिस। इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कि इस क्रिया में इस ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए ऑक्सीजन अनिवार्य नहीं है। और यह क्रिया कोशिका की कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और इस क्रिया के दौरान 8 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझें, ये हो गया कोशिका, ये उसका केंद्रक और ये श्वसन से संबंधित महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यहीं से प्रारंभ हो जाता है। इस कोशिका द्रव्य में पहला चरण होगा ग्लाइकोलिसिस। इस क्रिया के दौरान ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटेगा और यहाँ पे 8 एटीपी प्राप्त होंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 8 एटीपी। पायरुविक अम्ल बनने के पश्चात यह पायरुविक अम्ल इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, ये जो द्रव है जिसको मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं, इसके भीतर चला जाता है। और यहाँ पर दूसरा ऑक्सीकरण का दूसरा चरण, जिसको कि कहा जाता है पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण अर्थात एसिटिल को एंजाइम का निर्माण। तो उस क्रिया में इसके भीतर 6 एटीपी अणु बनते हैं। और जैसे ही एसिटिल को एंजाइम में बनेगा, तीसरा चरण चालू होगा ऑक्सीकरण का, जिसको कहा जाता है क्रेब्स चक्र। और इसी क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप सर्वाधिक मात्रा में एटीपी प्राप्त होते हैं। इसमें हमको 24 एटीपी, कुल एटीपी की बात करेंगे तो 24 एटीपी प्राप्त होगा क्रेब्स चक्र में। तो इस तरह से यदि देखें तो 8, 6, 14 और 24 अर्थात कुल 38 एटीपी प्राप्त होता है। लेकिन मैं बताया 4 चरणों में पूरा होता है। 3 चरण तो हो गया, पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण और तीसरा क्रेब्स चक्र। चौथा चरण होता है, देखिए यहाँ पे यदि हम कहें ग्लाइकोलिसिस में तो कुल 8 एटीपी प्राप्त हो रहे हैं। इसमें से 2 शुद्ध एटीपी के रूप में प्राप्त होता है और इसमें 2 अणु प्राप्त होते हैं NADH2 के, जो कि ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्थात इलेक्ट्रॉन अभिगमन प्रक्रिया के तहत 6 एटीपी का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से चौथा चरण भी आता है, जिसको कहते हैं ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस 10 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण। इन सबको याद करने का सबसे सरल तरीका है, आप इसके संरचना सूत्र को समझें। मैं यहाँ जटिल वाला नहीं बनाऊंगा। देखिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो मैं इसे 6 कार्बन इसमें बना दिया। ये हो गया 6 कार्बन। इसमें पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच एक ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। और बाकी सभी में OH और H ऐसे करके जुड़े होंगे। लास्ट वाले में इसको ऐसे दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, इसके पास 2 H होगा क्योंकि कार्बन का संयोजकता 4 होता है, एक OH। ये है ग्लूकोज। अब क्या होता है, देखिए इसमें एक एटीपी भाग लेता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके पास 3 फास्फेट समूह होता है, एटीपी। देखिए यहां पे ऊर्जा भाग लिया, एक फास्फेट का उपयोग कर लिया जाता है और बाहर निकलेगा एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फास्फेट उपयोग कर लिया गया, वह फास्फेट कहाँ जाएगा, वह देखिए 6वें कार्बन में। यहाँ पर इस H को हटा के यहाँ जुड़ जाता है फास्फेट, ये जुड़ गया फास्फेट। अब इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज था, किस स्थान पे जुड़ा, 6वें कार्बन में, फास्फेट, तो हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या भाग लिया, देखिए एटीपी, क्या निकला, एडीपी। क्लियर हो गया पहला। एक चीज और ध्यान रखिए, जहां पर एटीपी एडीपी बनाएगा या एडीपी से एटीपी बनेगा, वहां पर जो एंजाइम भाग लेता है
उसको कहते हैं काइनेज। ये आपको आगे और कई जगह देखने को मिलेगा। अब उसके बाद देखिए, इसमें हमको एक फास्फेट और एंट्री करवाना है, तो उसके लिए हमको ऐसा ही कार्बन समूह इधर भी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए ये जो 6 कार्बन है, इसमें आप इस दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन के बीच ग्लाइकोसाइडिक बंध को कर दीजिए। इधर देखिए ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, यहां पर O और P जुड़ा हुआ है। ये लास्ट वाला है, जब ये इससे जुड़ता है तो यहां पर भी ऐसे इसी के समान 2 हाइड्रोजन और OH आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो संरचना बना, पूरे अणु सूत्र वही है, जितना हाइड्रोजन इसमें था उतना इसमें भी है, जितना ऑक्सीजन इसमें है वैसा इसमें भी है, बस ये इसका समावेशी रूप है। ये कहलाता है फ्रक्टोज। लेकिन इसमें भी 6 स्थान पर जुड़ा हुआ है, तो वही कहलाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज का समावेशी रूप है, आइसोमर है, इसीलिए यहां पर जो एंजाइम उपयोग होगा वो कहलाएगा आइसोमरेज। सिंपल सा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, उससे बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब जैसे यहां पर हम लोग एंट्री कराए थे फास्फेट समूह को, वैसे ही इस भाग में भी एंट्री करा दीजिए। अर्थात यहां पर एटीपी लिए हैं, यहां पर भी एटीपी लीजिए, इसमें भी यहां हम एटीपी लेंगे और बाहर निकलेगा एडीपी। ट्राइफास्फेट, डाइफास्फेट, एक फास्फेट उपयोग कर लिया जाएगा यहां पर। ये हाइड्रोजन को हटा करके जब इससे फास्फेट जुड़ जाता है तब कहलाएगा, देखिए 1 स्थान पर जुड़ा है और 6 स्थान पर, तब हम कहेंगे इसको फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। सिंपल सा नाम हो गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट था, पहले स्थान पर भी जुड़ गया तो कहलाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। जैसे बताया कौन सा एंजाइम भाग लेगा, जहां पर एटीपी एडीपी में बदलता है, काइनेज। तो यहां पर भी एंजाइम हम लिखेंगे काइनेज। तो ये चारों नाम तो आपको याद हो गए होंगे। यहां पर मैं समीकरण को सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये सीक्वेंस पता रहे कि कौन किसके बाद आएगा। अब उसके बाद देखिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, एल्डोलेज एंजाइम, इस एंजाइम का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एल्डोलेज। इस एंजाइम की सहायता से यह 2 खंडों में टूट जाता है। 3 कार्बन अलग हो जाएंगे, 3 कार्बन अलग हो जाएंगे। यहां पर इस तरह से देखिए, इस कार्बन के पास तो यही है एक OH समूह, अर्थात एक O और फास्फेट समूह, बीच वाले में एक OH होगा और लास्ट यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO, अर्थात इसमें एक H जुड़ेगा और एक डबल बॉन्ड O। इसमें भी चाहे तो लिख सकते हैं H और यहाँ पर OH। ये बन गया, ये कहलाता है 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसका नाम इसलिए 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है क्योंकि एल्डिहाइड को हम पहला कार्बन देते हैं, क्रियात्मक समूह जहां पर जुड़ा है, उसका दूसरा तीसरे स्थान पर फास्फेट जुड़ा है, तो 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। दूसरा अणु बनता है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। 3 कार्बन है, कीटोन बनेगा एसीटोन, कीटोन का सूत्र CH3COCH3। इसमें देखिए ये है, लेकिन यहाँ पर हम जैसे सभी के पास एक OH होता है, यहाँ भी OH होगा, इसमें O हो गया, यहाँ पर देखिए OH है लेकिन इसमें एक फास्फेट समूह जुड़ा है ये। तो देखिए दोनों ऐसा कीटोन है जिसके पास 2 हाइड्रॉक्सी OH समूह था, तो इसीलिए इसको कहा गया है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन, और एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या जुड़ा हुआ है, फास्फेट। तो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट कितने कार्बन वाले हैं, दोनों 3-3 कार्बन के। ये कितने कार्बन वाले थे, 6-6 कार्बन के। अब यहाँ पर डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन शीघ्र ही 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ये ज़्यादा समय तक इस प्रकार नहीं रहता, तो ये कह लें कि इससे सीधे हमको ये मिलेगा। लेकिन ये 6 कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो कितने अणु प्राप्त होंगे हमको, 2 अणु। इसके बाद जितने भी ये सब बनेंगे सभी हमको 2-2 अणु प्राप्त होंगे, 2-2 की संख्या में। तो यहां पर आपको इसके क्रियात्मक समूह को ध्यान रखना है, ये CHO को। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें हमको एक
फास्फेट समूह प्रवेश कराना है, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर एटीपी नहीं लेंगे। इस हाइड्रोजन को हटाएंगे। हाइड्रोजन को हटाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख देता हूँ। हाइड्रोजन को हटाना है, डीहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम को लेंगे तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहाँ पर आके जुड़ता है फास्फेट समूह। उसके लिए हम लेते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट अर्थात H3PO4, इसको लेंगे। और जो हाइड्रोजन निकला उस हाइड्रोजन को ग्रहण करने के लिए NAD, यही हाइड्रोजन ग्राही है, ये उस हाइड्रोजन को ग्रहण करके बना लेता है NAD प्लस H प्लस, या इसको सीधे लिख सकते हैं NADH2। यही देखिए, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके 3 ATP का निर्माण करता है। तो यहाँ चूंकि 2 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हैं तो 2 NADH2 अणु बनेगा, अर्थात 6 ATP तो हमको यहीं प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए खर्च कितना हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 खर्च हुए हैं और अभी तक हमको मिला है 6 ATP, अर्थात 4 ATP का फायदा होगा। ये जो H3PO4 है ये इस H को हटाएगा और यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे हम जोड़ देंगे O और PO3, ये जो PO4 है PO3 के रूप में, या इसको भी मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ P। ये अब देखिए इसके पास क्या आ गया, COOH, H की जगह में फास्फेट समूह। COH किसका क्रियात्मक समूह है, अम्ल का। किससे बना है देखिए, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से। अब नाम क्या हो जाएगा, अम्ल बना तो ग्लिसरिक अम्ल। लेकिन देखिए इसमें 2 फास्फेट समूह है, पहले कार्बन पर और तीसरे पर, तो इसीलिए इससे बनता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल। सिंपल सा, इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब एक एल्डिहाइड नहीं है। अब उसके बाद यहां पर देखिए 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसमें से हमको एक फास्फेट समूह को निकालना है। देखिए जब फास्फेट समूह प्रवेश कराना था तो हम ATP लेते थे, निकालना है तब क्या लेंगे, ADP। ADP लेंगे यहां पर, ADP एडिनोसिन डाइफास्फेट, बनेगा क्या, ATP ट्राइफास्फेट। एंजाइम वही काइनेज, तो यहां पर एंजाइम के रूप में काइनेज। तो यहां पर निकलता है ये पहला फास्फेट समूह, फर्स्ट स्थान का फास्फेट समूह निकल जाएगा और इसमें बनेगा ये कहलाता है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल है यह 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें थोड़ा सा कुछ रूपांतरण होता है, तो यहाँ पर जो एंजाइम भाग लेगा वो है म्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो फास्फेट समूह है, ये फास्फेट यहाँ से निकलकर ये बीच वाले में इस H को हटाकर यहाँ जुड़ जाता है। इसका नाम हो जाता है 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। देखिए दूसरे स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान पर था तो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, दूसरे में आ गया 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब उसके बाद इसमें इनोल पायरबिक अम्ल बनेगा इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फो इनोल पायरबिक अम्ल बनता है। इसमें क्या है, ये OH समूह बाहर निकल जाता है। तब क्या होगा, यहाँ पे CH3 बीच वाले में, यहाँ देखिए H है, यहाँ पर तो OP जुड़ा ही रहेगा और यहाँ पर पहले से ही जुड़ा हुआ है इस तरह से। ये देखिए अंतर सिर्फ ये हुआ, यहाँ से OH हट गया, यह कहलाता है 2 फास्फो इनोल पायरबिक अम्ल। ये देखिए 2 फास्फो इनोल पायरबिक अम्ल। अब उसके बाद इसमें हमको फिर इस फास्फेट समूह को निकाल देना है और फास्फेट जैसे निकलेगा
हमको पता है फास्फेट निकालने के लिए हमको चाहिए ADP और बाहर निकलेगा ATP, डाइफास्फेट ट्राइफास्फेट। और यहाँ पर जैसे पहले ही बताया था मैं, काइनेज एंजाइम। अब यहाँ से देखिए ये फास्फेट निकल जाएगा, तो उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाता है और इसके ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है इस तरह से, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर COOH, या एक लाइन में लिखेंगे तो CH3COCOH, यही है पायरुविक अम्ल। तो इस तरह से यहाँ पर हमको 2 अणु पायरुविक अम्ल के प्राप्त होते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, ये जो मैं आपको एंजाइम बताया, काइनेज, यहाँ पर भी काइनेज, यहाँ पर भी काइनेज, यहाँ पर भी काइनेज, जहाँ जहाँ ATP निकल रहा है तो इसमें जो बन रहा है उसके आधार पर इसके आगे लगा देंगे। जैसे देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो यहाँ ये इसको हेक्सोज भी कहते हैं, तो यहाँ हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। यहाँ पर देखिए फ्रक्टोज से बन रहा है फ्रक्टोज, तो ये कहलाएगा फ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पर जो काइनेज है इसको हम कहेंगे फास्फोग्लिसरेट। और लास्ट वाले को देखिए काइनेज, यहाँ पर पायरुविक अम्ल बन रहा है तो ये कहलाएगा पायरुवेट काइनेज। तो इस तरह से आप इसके नामों को याद रख सकते हैं। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण, इसमें हम थोड़ा ATP की गणना भी कर लें। तो इसमें यहाँ पर देखिए एक ATP उपयोग हो रहा है और इसमें यहाँ पर एक ATP उपयोग हो रहा है। तो इस तरह से उपयोग हो रहे हैं इसमें 2 ATP। चलिए इसको मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ घट रहा है हमारा 2 ATP। यहाँ पर हमको NaDH2 के 2 अणु प्राप्त होंगे, क्योंकि ये 2 अणु है, प्रत्येक से एक प्राप्त होता है, तो यहाँ 2 NaDH2 प्राप्त होगा। एक से मिलता है 3 ATP, तो यहाँ पर टोटल हमको मिलेगा 6 ATP। यहाँ पर देखिए ATP और यहाँ पर ATP, लेकिन ये भी 2 अणु हैं, तो ये 2 ATP यहाँ मिला, 2 ATP यहाँ मिला, कुल मिल रहा है 4 ATP, तो ये भी प्लस में होगा। तो इस तरह से देखें, तो 6 4 10 ATP तो इससे प्राप्त होता है, लेकिन इसमें 2 उपयोग कर लिया जाता है, तो इस तरह से कुल ATP हमको यहाँ प्राप्त होगा 8 ATP। ध्यान रहे, यदि आपको कहा जाए कि शुद्ध ATP कितना प्राप्त होता है, तो देखिए 2 उपयोग हो गया, 4 प्राप्त हो रहा है, अर्थात 2, लेकिन कुल ATP बोला जाए, इसको भी शामिल कर लिया जाए, तब हमको मिलेगा 8 ATP। तो इस तरह से आप श्वसन में ऑक्सीकरण का जो पहला चरण है, ग्लाइकोलिसिस, इसको समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।